हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। एक ऐसा चैनल स्टूडेंट जहां पर आपको कॉमर्स सब्जेक्ट की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सो 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूं इकोनॉमिक्स की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है, इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मोनोपोली मार्केट को। सो उम्मीद करती हूँ कि आपने क्लास को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाए और देख ले। परफेक्ट कंपटीशन मैंने उससे पहली क्लास में डिस्कस किया था। सो अभी तक ये दोनों नहीं देखे तो फटाफट से देख लें, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मीन क्या होता है, इसको डायग्राम के साथ हम समझेंगे अच्छे से, और पढ़ेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की फीचर्स क्या क्या होती है। उससे पहले मैं बता देती हूँ आपको, एक वर्ड आता है कई बार आपसे टीचर्स पूछ लेते हैं, लाइक आपका वाइवा वगैरह हो या वैसे भी टीचर कई बार क्लास के अंदर पूछ लेते हैं कि मोनोपोलिस्ट क्या होता है। मोनोपोलिस्ट, ओनली मोनोपोलिस्ट, ये बिल्कुल ही हटके मोनोपोलिस्टिक से अलग होता है। मोनोपोलिस्टिक और इसका कोई लेना देना नहीं होता, ये आपको याद रखना है। मोनोपोलिस्टिक एक ऐसी कंपनी या एक ऐसा इंडिविजुअल या एक ऐसा ग्रुप होता है जो मोनोपोली करता है। मीन्स मोनोपोली क्या होता है, जहां पर भाई बहुत ही कम बायर होते हैं और बहुत ही कम सेलर होते हैं। सेलर तो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, यहाँ पर खरीदने वाले बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको, लेकिन बेचने वाले आपको बहुत ही कम मिलेंगे, एक या दो ही आपको सेलर मिलते हैं। ठीक है। अब मोनोपोलिस्ट वो कंपनी या वो ग्रुप या वो पर्सन हो जाएगा जो मोनोपोली करता है। मींस क्या हो जाएगा, जो कंट्रोल करके चलता है मार्केट के ऊपर। मोनोपोली कौन होता है, हु कंट्रोल ओवर द मार्केट, है ना, फॉर ए स्पेसिफिक गुड और सर्विसेज। कंट्रोल द मार्केट फॉर a specific goods और एंड सर्विसेज। तो अब ये मोनोपोलिस्ट कौन हो जाएगा, एक ऐसा पर्सन हो जाएगा जो आपकी मार्केट के ऊपर कंट्रोल करके चलता है। सो आपसे पूछे तो ये बता देना है आपको, और ये मत सोचना कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है वो इसके सेम ही होता नहीं। मोनोपोलिस्ट तो वो पर्सन होता है, वो कंपनी होती है जो कंट्रोल करके चलती है मार्केट के ऊपर। ओके, बढ़े आगे। बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो बस ये याद रखना, परफेक्ट कंपटीशन प्लस में मोनोपोली किससे बना होता है, ये परफेक्ट कंपटीशन प्लस में मोनोपोलिस्ट। परफेक्ट कंपटीशन से यहाँ पर फीचर आते हैं कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। बट यहाँ पर अगर बात करें प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट एक जैसे ना हो, कि प्रोडक्ट यहाँ पर इंटरचेंजेबल नहीं होते, बल्कि वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट होते। अब स्टूडेंट देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लक्स से नहाते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो डेटोल से नहाते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कोलगेट यूज करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पेप्सोडेंट यूज करते होंगे। इवन जो कोलगेट है उसके अंदर भी दो तीन टाइप की आती है, कुछ साल्ट वाली आती है, कुछ नॉर्मल आती है, कुछ ऐसे होंगे जो साल्ट वाली को प्रेफर करते होंगे। तो क्या होता है कि जिस तरीके से ये डिफ्रेंसिएशन प्रोडक्ट के अंदर है, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर कहलाता है। ठीक है, इसको हमें किसके अंदर कंसीडर करके चलेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। देखो, इमरजेंसी में तो क्या होता है कि अगर लक्स ना हो तो दूसरा डेटोल भी यूज कर सकता है, डेटोल वाला लक्स भी यूज कर सकता है, कोलगेट वाला पेप्सोडेंट भी, पेप्सोडेंट वाला कोलगेट भी यूज कर सकता है। ठीक है, इमरजेंसी की बात अलग होती है, लेकिन जो हम जिस चीज को प्रेफर करते हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि उसी को खरीदे। ओके, तो यही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। ओके, क्लियर है मीनिंग। अब देखो, monopolistic competition is a market structure where a large number of firm produce similar। भाई जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, सेल एक जैसे ही बहुत ज्यादा प्रोडक्ट को बनाते हैं, बट दो नॉट इंटरचेंजेबल, भाई हम उनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। अब देखो, मैकडोनल्ड्स में क्या होता है, बहुत सारे बनते, बर्गर भी बनता है, लाइक
पिज्ज़ा वगैरह भी बनते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बनते हैं, लेकिन प्रेफर किया जाता है जो जिस तरीके का कस्टमर होता है वो ज़्यादा जिस चीज़ को प्रेफर करेगा उसी अकॉर्डिंग ही बनाए जाएंगे। बर्गर किंग भी, बर्गर तो वहाँ पर भी बनता है, लेकिन कुछ क्या होते हैं बर्गर किंग का उन्हें पसंद होता है, कुछ क्या होते हैं जिनको मैकडोनल्ड्स का पसंद होता है। सो ऐसे बहुत सारे ही एग्जाम्पल होते हैं आपकी रियल लाइफ में भी। In economics, this type of competitive market fall between monopoly and perfect competition। भाई जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, वो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में लाई करके चलती है। A monopoly occur when one firm hold all the market power and set the market price। भाई मोनोपोली मार्केट क्या थी, जो कंट्रोल करके चलती थी पूरी मार्केट को और अपना प्राइस खुद सेट करके चलती थी। परफेक्ट कंपटीशन इज अ थ्योरी इन विच कंपनी मेक प्रोडक्ट दैट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। भाई परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बनाते थे और उनके सब्स्टिट्यूट जिस तरीके की मार्केट के अंदर गुड्स होती थी उन्हीं के तरीके की, मीन्स प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट मिलता था आपको गुड्स का। बायर हैव परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जितने भी बायर होते हैं उनको पूरी नॉलेज होती थी जो वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं मार्केट के अंदर। ओके, अब एक डायग्राम के थ्रू और समझ लेते हैं अच्छे से हम कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसके अंदर हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग टर्म में और इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है हमें शॉर्ट टर्म के अंदर। ठीक है, अब देखो डायग्राम में ये आपकी डिमांड है, लाइक इक्वल टू AR है, आपका ये MR है। यहां पर देखो जितनी भी आपकी मार्जिनल कॉस्ट थी और जितनी भी आपकी एवरेज कॉस्ट थी वो जहां पर मीट करेंगी एंड जहां पर आपका डिमांड करो ये वाला, और जो आपका MR था ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका जितना भी डेड वेट वेलफेयर हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ये आपको क्या होगा, लॉस होगा। बट ये बात कर रहे हैं हम लॉन्ग टर्म की, किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की। शॉर्ट टर्म के अंदर होता है ये इकोनॉमी प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म में होता है ये इकोनॉमी प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म में हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ये शॉर्ट पीरियड में हो जाएगा, शॉर्ट पीरियड। ठीक है, ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म में हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब जो हमारी एवरेज कॉस्ट थी और जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट थी, यहां पर हमें एवरेज कॉस्ट को देखना है, जो हमारी एवरेज कॉस्ट और जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है और जितनी भी हमारी एवरेज रिवेन्यू है और जितनी भी हमारी मार्जिनल रिवेन्यू है, जो जहां पर मीट करती है ये AC का एवरेज का लेके चलना, यहाँ पर हमें मार्जिनल कॉस्ट नहीं लेके चलनी, दोनों पॉइंट यहां देखो। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट कितना होगा, सुपर प्रॉफिट होगा जहां जितनी हमारी डिमांड थी और जितनी हमारी एवरेज रिवेन्यू और जितनी भी हमारी मार्केट रिवेन्यू के बीच का, और ये लेके चलना हमें ओनली एवरेज कॉस्ट के ऊपर, ये सारा का सारा हो जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये कैसे निकालेंगे हम, जितनी भी हमारे पास एवरेज रिवेन्यू है उसमें से एवरेज कॉस्ट माइनस कर देंगे, ये हमारी एवरेज रिवेन्यू है, इसमें से माइनस कर देंगे हम अपनी एवरेज कॉस्ट, तो हमारे पास आ जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म, कि भी बहुत ज्यादा मात्रा में आपको फर्म देखने को मिलेंगी, बहुत ज्यादा फर्म होंगी, लेकिन प्रोडक्ट जो होंगे वो डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर आपको जो प्रोड्यूसर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अपनी जो गुड्स होते हैं सर्विसेज होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, in this type of imperfect market several firm compete for a market share with no single firm monopolizing the market। monopolizing का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ना कंट्रोल तो करके चलते हैं प्राइस का, लेकिन ये जो कंट्रोल होता है वो एक अकेली फर्म के अंडर नहीं होता। ठीक है, जितनी भी सर्वल फर्म होती हैं वो सारी की सारी प्राइस के ऊपर इफेक्ट डालती है। ओके, सेकंड हो जाएगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन,
कैसे प्रोडक्ट एक जैसे नहीं होंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, क्योंकि देखो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में क्लोज सब्स्टिट्यूट के साथ गुड्स और सर्विसेज को बनाते हैं, बट वो उनके बीच में सिमिलर प्रोडक्ट नहीं बना के बल्कि उनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, लाइक पेप्सोडेंट एंड कोलगेट, या कोलगेट को ही लगा के चलो, कोलगेट के अंदर भी आ जाते हैं साल्ट वाली या नॉर्मल आ जाती है कोलगेट, ठीक है, वो थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट आ जाता है। और लेकिन यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है, डिफ्रेंशिएट हो सकता है कई बार ब्रांड नेम से भी हो सकता है, मार्केट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, या स्लाइटली उसकी क्वालिटी के लेवल के अंदर भी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, ठीक है, जिस वजह से प्राइस के ऊपर भी इफेक्ट आ जाता है। ओके, लो बैरियर टू एंट्री, भाई बैरियर तो होते हैं, इतना जल्दी एंट्री नहीं हो सकती, लेकिन थोड़े बहुत ही होते हैं, जितने बैरियर्स मोनोपोली के अंदर होते हैं उससे थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। तो नई फर्म होती है वो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी वगैरह के साथ एंटर कर सकती है, ठीक है, लेकिन एग्जिट की बात करें तो वो थोड़े बहुत जो उनके रिलेवेंट जो मतलब जो प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो एग्जिट ले सकती है। नेक्स्ट हो जाएगा प्राइसिंग, भाई प्राइसिंग का आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आपने लास्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मोनोपोली पढ़ा था, वो तो क्या करती थी, प्राइस मेकर होती थी, परफेक्टली प्राइस को सेट करती थी। बट अगर बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, वो ये ध्यान में रखती, प्राइस तो ये भी सेट करती है, बट ये ध्यान रखती है वहां पर कि जो लोअर प्राइस होता है उसको लेकर कोई भी, या जो हायर प्राइस होता है उसको लेकर कोई भी इन सीटिंग मीन्स कोई भी उकसाना या भड़काव वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बस उससे बचते हुए ही क्या करती है, वो अपने प्राइस को सेट करती है कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो ओलिगोपोली होता है उसके अंदर इतना लो प्राइस हो जाता है जिससे कस्टमर थोड़ा सा भड़क जाता है, ठीक है। तो जो मार्जिनल रेवेन्यू होते हैं यहाँ पर इक्वल टू होती है MR इक्वल टू MC, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होती है, जिससे क्या होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो पाता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर एक फर्म को, ठीक है। जो भी नई फर्म यहाँ पर आती है वो उनका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करो होता है वो इंक्रीज करके चलता है, और जो उनकी नई प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो क्या करते हैं, क्वांटिटी ज्यादा ध्यान रखते हैं और उसके साथ क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान रखते हैं, और वो प्राइस चेंज करने के लिए मोर रिस्पॉन्सिव होती है। जो क्वांटिटी वो बनाते हैं ना, अगर ज्यादा क्वांटिटी बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस को कम भी कर देंगे, ठीक है। देन बात आती है एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, ग्रोसरी स्टोर, भाई ग्रोसरी स्टोर के अंदर आपने देखा होगा कि एक जैसी ही बहुत सारी गुड्स होंगी, बट जब हम उनको यूज और प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर अगर हम देखेंगे तो वो डिफरेंट मिलती है हमें, चाहे तो वो किस तरीके से ब्रांड नेम से अलग होगी, चाहे वो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होंगे। मैंने बताया था आपको कोक लगा लो या पेप्सी लगा लो, भाई कोक के अंदर भी तो आपने देखा होगा ना कि जीरो फैट भी आती है ना। तो इस तरीके से जो कोक के भी तो कई फ्लेवर आते हैं जो टीन के अंदर आते हैं, या ये लगा लो कांच की बोतल के अंदर आते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार से ही उनकी ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग या उनकी मार्केटिंग के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत वो डिस्टिंक्ट होते हैं। फिर बात आती है होटल्स, भाई प्राइम एग्जाम्पल माना जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का होटल्स, भाई 5 स्टार भी देखने को मिलेंगे, 2 स्टार भी देखने को मिलेंगे, 3 स्टार भी देखने को मिलेंगे, 4 स्टार भी देखने को मिलेंगे, 7 स्टार भी आपको देखने को मिलेंगे। सो जिस तरीके से उनकी वेरिएंट बढ़ते जाते हैं स्लाइटली उसी अकॉर्डिंग उनकी प्राइसिंग भी बढ़ती जाती है, ये भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आता है। फिर बात करते हैं क्लोथिंग स्टोर्स की। क्लोथिंग स्टोर्स जैसे कपड़े होते हैं कि जो हमें पेंटालून लगा लो या लगा लो विशाल मेगा मार्ट लगा लो, रिलायंस लगा लो, ट्रेंड लगा लो, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, जो उनके क्लोथ्स की जो वैरायटी होती है वो एक दूसरे से अलग होती है और प्राइसिंग भी अलग होते हैं। पेंटालून के प्राइसेस थोड़े से हाई होते हैं और जो ट्रेंड के भी हाई होते हैं, विशाल मेगा मार्ट के थोड़े बहुत प्राइस ठीक हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस के अंदर क्या फायदे होंगे भाई, सबसे पहले एडवांटेजेस हो जाएगा कंसिस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज,
भाई जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर क्या करता है कि स्लाइटली थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके गुड्स के अंदर उनकी प्राइसेस वो डाउन कर देता है, ताकि जो कंज्यूमर होते हैं वो क्वालिटी को कंपेयर करते हुए ही प्राइस दे। अगर किसी कंज्यूमर को क्वालिटी नहीं देखनी, प्राइस देखना, तो वो उस अकॉर्डिंग लो प्राइस पर भी कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो पाते हैं। मल्टी चॉइस ऑफ कंज्यूमर, भाई इतने सारे गुड्स और सर्विसेज होते हैं, जब कंज्यूमर चाहे तो अकॉर्डिंग टू देयर प्राइसेस, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी भी खरीद सकता है। वो इन्फ्लुएंस होता है, प्रॉपर तरीके से इन्फ्लुएंस होता है कि जो बायर का डिसीजन होता है वो डिपेंड करता है कि वो क्वालिटी को ज्यादा देख रहा है या प्राइस को ज्यादा देख रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़े स्लाइटली ही डिफरेंशिएट होते हैं यहाँ पर, और जो स्लाइटली ही प्राइस डिफरेंशिएशन होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। फिर बात करते हैं डिसीजन मेकिंग पावर। भाई डिसीजन मेकिंग पावर तो होती ही है कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है वो अपने अकॉर्डिंग ही एग्जिट कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग ही मार्केट के अंदर आ सकता है। बस यहाँ पर फर्क ये होता है कि थोड़ी बहुत जो उसको फॉर्मेलिटीज होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना होता है। ओके, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे प्रोड्यूसर होते हैं, फर्म बहुत सारी होती है मार्केट के अंदर, तो जो एक इंडिविजुअल फर्म होती है वो फ्रीडम होती है उसके पास कि वो अपना डिसीजन ले सके बिना किसी चैन रिएक्शन के कि अदर जो फर्म है वो क्या रिएक्ट करेंगी। ठीक है, फिर बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। डिसएडवांटेज, फर्स्ट डिसएडवांटेजेस हो जाएगी इनएफिशिएंसी। भाई इनएफिशिएंसी जब क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर ही गुड्स बनाई जाएंगी, वहां इनएफिशिएंसी तो थोड़ी बहुत आनी बनती ही है, क्योंकि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसके अंदर जो फर्म्स होती हैं वो एक्सेस कैपेसिटी के ऊपर ध्यान देती है, बल्कि प्रोड्यूसिंग क्या होता है, जो उनका प्रोडक्ट होता है वो कम मात्रा में बन पाता है कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से जो मार्केट होती है उसके अंदर रिस्क ज्यादा बना रहता है कि वो प्रोडक्टिविटी उनकी जो होती है वो इनएफिशिएंट बने। इसके कारण ही वो क्या करते हैं, एलोकेटिव इनएफिशिएंसी वहां पर कैरिएट हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि मिसमैच हो जाता है आउटपुट और बायर नीड, कि जिस तरीके की बायर को नीड थी उसके अकॉर्डिंग आउटपुट वो नहीं बन पाता। ठीक है, सेकंड हो जाएगा लॉन्ग टर्म नॉर्मल प्रॉफिट। भाई यहाँ पर ना शॉर्ट रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि क्या होता है लॉन्ग टर्म में होता है, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म में तो क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलता है, जिससे कोई भी कंज्यूमर या कोई भी फर्म होती है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। तो इस कंडीशन में जो लॉन्ग रन हमें मिलता है, क्योंकि जो लॉन्ग रन कंडीशन होती है उसके अंदर तो इकोनॉमी प्रॉफिट जीरो हो जाता है और नॉर्मल प्रॉफिट भी जीरो हो जाता है, तो इस वजह से जो टोटल कॉस्ट होती है वो टोटल रिवेन्यू के इक्वल आ जाती है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू। ये इसकी एक डिसएडवांटेज होती है। देन बात करते हैं वेस्ट। भाई मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट है उसके अंदर जो इंसेंटिवाइज्ड जो डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है प्रोडक्ट के अंदर, वो वेस्ट ज्यादा हो करता है प्रोडक्ट को, जिस वजह से क्या होता है जो रॉ मटेरियल भी ज्यादा लगता है, कंपनी को कॉस्ट भी ज्यादा आती है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या करना पड़ता है, पैकिंग वगैरह भी तो अलग करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत तो डिफ्रेंशिएट किया उस वजह से पैकिंग वगैरह भी अलग करनी पड़ेगी, जिस वजह से जो मार्केट मटेरियल है वो ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जिसकी यूटिलिटी की नीड भी नहीं होती तब भी करना पड़ता है। ठीक है, वेस्ट ज्यादा हो पाता है, तो एक और ये डिसएडवांटेजेस हो जाती है। तो ये था हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट आप हमें कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। और स्टूडेंट अगर किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग आपका डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट को हम क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।